गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तब इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्विज हैं। तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे कोर्स पर मिल जाएगा, लिमिटेड टाइम का ऑफर है। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तब जनरल अवेयरनेस का कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा और उसे आप बाय कर सकते हैं। चेकआउट के दौरान आप कूपन कोड लगा सकते हैं समर, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारे जो ऐप है उस पर रिव्यू पढ़ सकते हैं एस्पिरेंट्स के, जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो भी तैयारी कर रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाए किस तरह का कंटेंट हम अपने एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा लॉन्च किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जियो फाइनेंस। आपको जानना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है जियो फाइनेंस। कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा, साथ ही म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन ये ऑफर करेगा। द ऐप प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजेक्शंस, बिल सेटलमेंट्स, इंश्योरेंस एडवाइजरी और अकाउंट्स एंड सेविंग से संबंधित भी कई सर्विसेज ऑफर करेगा। अगेंस्ट विच टीम डिड इंडियन क्रिकेटर केदार जाधव प्ले हिज ओडीआई डेब्यू मैच? भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव ने अपना वनडे डेब्यू मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। आपको जानना चाहिए, इंडिया इंटरनेशनल केदार जाधव, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। इन्होंने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू इंडिया के लिए 16 नवंबर 2014 को किया था श्रीलंका के अगेंस्ट, और अपना T20 डेब्यू जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया था 17 जुलाई 2015 को। भारतीय टीम में रहते हुए इन्होंने 1389 रन बनाए हैं, 42 का एवरेज रहा है, 2 सेंचुरीज़ हैं, 6 हाफ सेंचुरीज़ हैं, 9 T20s खेले हैं, केवल 122 रन इन्होंने बनाए, एक हाफ सेंचुरी लगाई है और 27 ओडीआई विकेट्स भी इन्होंने लिए हैं। पाकिस्तान लॉन्च्ड अ मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड पाकसैट MM1 इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से पाकसैट MM1 बहु मिशन संचार उपग्रह लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए, चाइना। आपको जानना चाहिए, पाकिस्तान ने सक्सेसफुली एक मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है पाकसैट MM1, चाइना के साथ मिलकर। ये पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज को इन्हेंस करेगी, साथ ही टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, सेलुलर सर्विसेज और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेगी। इस सैटेलाइट को सीजैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि चाइना में, यहाँ से सेंड किया गया। इससे पहले 3 मई को पाकिस्तान ने एक मिनी सैटेलाइट iCube कमर, इसको भी लॉन्च किया था चाइना के चैंगसी लूनर मिशन के तहत। When will India host the International Air Transport Association Annual General Meeting IATA AGM? भारत इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कब करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए है, 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर। आपको जानना चाहिए, इंडिको एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इसको 8 से 10 जून 2025 को दिल्ली में होस्ट करेगा। भारत ने लगभग 4 दशक पहले इस मीटिंग को होस्ट किया था 1983 में, उससे पहले 1958 में होस्ट किया था। अच्छा, और ये कौन सी मीटिंग होगी जो भारत होस्ट करेगा? 81st ये मीटिंग होने वाली है। और ये डिसीजन कहाँ लिया गया कि भारत होस्ट करेगा? अभी जो फिलहाल 80th मीटिंग चल रही है इसकी दुबई में। IATA के डायरेक्टर जनरल विली वॉल्स हैं। इंडिगो के CEO पीटर्स एल्बर्स हैं। ठीक है, ये ऊपर याद रखना, इंडिगो लिखा है, इंडिगो विल होस्ट, तो इंडिगो यानी कि इंडिया होस्ट करेगा।
विच फिनिश कंपनी हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद गति शक्ति विश्वविद्यालय फॉर जॉइंट रिसर्च इन 5G 6G कम्युनिकेशंस। किस फिनिश कंपनी ने 5G 6G संचार में संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है नोकिया। आपको जानना चाहिए कि फिनलैंड की जो टेलीकॉम कंपनी है नोकिया, इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, जिसके तहत ये दोनों मिलकर 5G और 6G कम्युनिकेशंस पर जॉइंट रिसर्च करेंगे। नोकिया एंड गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि यूनिवर्सिटी मिनिस्टर ऑफ रेलवेज के तहत, विल कोलैबोरेट ऑन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज इन 5G और 6G कम्युनिकेशन टारगेटिंग एयर, लैंड एंड सी ट्रांसपोर्टेशन यूज केसेस एज वेल एज स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट, स्मार्ट फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड AI Chennai labs. Which bank has entered a strategic bank assurance partnership with Bajaj Allianz General Insurance? किस बैंक ने बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक बैंक अश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों ने बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप लॉन्च की है। तो बैंक अश्योरेंस टाइप मैंने कई बार बताया, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, पॉलिसी प्रोडक्ट्स, वो बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं। तो बैंक को क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे जो है कस्टमर बेस मिल जाता है। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO तपन सिंघल हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विजय भारती सयानी। देखिए, विजय भारती सयानी को एक्टिंग चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अब तक इस पोस्ट पर अरुण मिश्रा थे और 3 साल के कार्यकाल के बाद अब वो रिटायर हो चुके हैं इस पोस्ट से। 2019 में पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 को अमेंड किया था, जिसके तहत NHRC का जो चेयरपर्सन होता है उससे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको अमेंड किया गया था। ठीक है, तो पहले क्या होता था, केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही NHRC के चेयरपर्सन बन सकते थे, लेकिन उसके बाद जब अमेंड किया 2019 में, तो एक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो भी इस पोजीशन पर आ सकते हैं, रिटायर्ड जज। NHRC की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको 12 अक्टूबर 1993 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत दिया गया। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं। Who has been named as the chairperson of दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है सुशील कुमार सिंह। देखिए, गवर्नमेंट ने सुशील कुमार सिंह को दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। ये इस पोस्ट पर SK गुप्ता को सक्सीड कर रहे हैं। आपको बता दें, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ये इंडिया का 2nd बिगेस्ट स्टेट ऑन्ड कमर्शियल पोर्ट है, अगर हम वॉल्यूम्स के हिसाब से बात करें, और इसे ही कांदा पोर्ट भी कहते हैं। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। विच कंपनी हैज़ ओवरटेकन एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है एनवीडिया। देखिए, एनवीडिया जो है 3 ट्रिलियन US डॉलर का जो आंकड़ा है उसको पार करके एप्पल को पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड की 2nd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी पूरे वर्ल्ड में कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, 3.14 ट्रिलियन US डॉलर की इसकी मार्केट वैल्यू है। एनवीडिया के CEO है जेनसन हुआंग। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द ओरिएंटल इंश्योरेंस टू इंट्रोड्यूस द सारथी सुरक्षा पॉलिसी? सारथी सुरक्षा पॉलिसी शुरू करने के लिए किस कंपनी ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है अशोक लेलैंड लिमिटेड। देखिए, अशोक लेलैंड ने ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ मिलकर सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च की है। जो ड्राइवर कम्युनिटी है उनको इंश्योर्ड किया जाएगा। तो इस पॉलिसी को अननेम्ड GPA यानी कि ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की तरह क्लासीफाई किया गया है, और जो भी ड्राइवर्स हैं उनको कवर किया जाएगा। ठीक है, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है, या उनके बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन बोनस की बात हो, तो ये पॉलिसी उनके लिए है। अशोक लेलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सेनु अग्रवाल है। हु रिसेंटली बिकेम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? पूछना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अनामिका राजीव। आपको जानना चाहिए, सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव ये इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। हाल ही में इन्हें प्रेस्टिजियस गोल्डन विंग्स प्राप्त हुआ है तमिलनाडु के अराकोनम में पासिंग आउट परेड के दौरान। तो अब ये
सी किंग्स, ALH ध्रुव, चेतक, MH-60R सीहॉक्स, ये सभी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर पाएंगी। इन्हीं के साथ साथ लेफ्टिनेंट जमयांग सेवोंग, ये लद्दाख से फर्स्ट कमीशन्ड नेवल ऑफिसर हैं, ये भी एक क्वालिफाइड हेलीकॉप्टर पायलट बन गए हैं। बाकी आप जानते हैं 2018 में फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स से, इन्होंने इतिहास रचा था जब ये फर्स्ट इंडियन वुमन बनी थी टू फ्लाई अ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने सबसे पहली बार MiG-21 बेशन ये जो है फाइटर एयरक्राफ्ट को जो है उड़ाया था। हु वॉन मैन सिंगल्स टाइटल एट 2024 मलेशिया मास्टर्स, 2024 मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है विक्टर एक्सेल्सन। आपको जानना चाहिए 2024 मलेशिया मास्टर्स ये कुआलालंपुर मलेशिया में खेला गया। विनर्स देख लेते हैं। मैन सिंगल्स टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, इन्होंने ली जिया को हराया है फाइनल में। विमेन सिंगल्स टाइटल वांग जी ने जीता है और इन्होंने भारत की PV सिंधु को हराया है। मेंस डबल्स डेनमार्क की जोड़ी किम एस्ट्रूप और एंडर्स स्कारूप रस्मुसेन ने जीता है। विमेंस डबल्स टाइटल जापान की जोड़ी रिन इवानागा और की नाकानीच ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स मलेशिया की जोड़ी गो सुन हुआत और शेवोंग सेमी लाई ने जीता है। Who is the highest paid CEO of Indian descent according to the 2023 list released by the Wall Street Journal? वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी 2023 सूची के अनुसार भारतीय मूल के सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है निकेश अरोड़ा। आपको जाना चाहिए द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन्होंने हाल ही में 2023 लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड CEOs इन द US जारी किया, यानी कि US में जो हाईएस्ट पेड CEOs हैं 2023 में उनकी लिस्ट जारी की है। और इसमें 17 ऐसे लोग हैं जो इंडियन डिसेंट हैं, जो इंडियन ओरिजिन है, इंक्लूडिंग सुंदर पिचई अल्फाबेटिंग के और सांद्र नारायण एडोबी के। तो इसमें जो हाईएस्ट पेड इंडियन ओरिजिन रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल तो उनकी रैंक सेकंड हाईएस्ट पेड CEO है US में, पर है ये इंडियन ओरिजिन बिलियनियर। तो इनका नाम है निकेश अरोड़ा। पहले नंबर पर होक 10 है .com के और दूसरे नंबर पर ये आते हैं इंडियन ओरिजिन बिलियनियर बिजनेसमैन निकेश अरोड़ा। आपको बता दें ये CEO एंड चेयरमैन है पैलो एल्टो नेटवर्क के, जो कि एक मल्टीनेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। फिस्कल 23 में अरोड़ा जी का जो टोटल कंपनसेशन रहा ये $151.43 मिलियन रहा है। Who topped the Hurun India art list of the most successful Indian artists alive for the 6th consecutive year? सबसे सफल भारतीय कलाकारों की हुरुन इंडिया आर्ट सूची में लगातार छठे वर्ष कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर ऑप्शन ए है अनीश कपूर। आपको जानना चाहिए लगातार छठे साल लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन आर्टिस्ट अनीश कपूर, इन्होंने हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव इस लिस्ट को टॉप किया है। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। जो टॉप 50 लिविंग इंडियन आर्टिस्ट हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस लिस्ट में टॉप 50 इंडियन आर्टिस्ट को रैंक दी गई है और जो थ्रेशोल्ड रहा किसी आर्टिस्ट के लिए टॉप 25 में एंटर करने के लिए वो भी बढ़ गया है। 2021 में 35 लाख रुपए था और ये 2024 में 1.9 करोड़ रुपए पहुंच गया है। विच कंट्री रिसेंटली नेम्ड अलामाए हलीना एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? हाल ही में किस देश ने अलामाए हलीना को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है चैड। आपको जानना चाहिए कि चैड ने चाइना में जो इनके एम्बेसडर हैं अलामाए हलीना, इनको नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया। इससे पहले हमने देखा था पिछले महीने कि इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद इदरिस देबी। चैड की बात करते हैं, कैपिटल एंजामेनी है और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। लिथुआनिया के जो प्रेसिडेंट हैं गीतानास नाउसेडा, ये री इलेक्ट हुए हैं। Who has been appointed chairman of the board of directors of ICICI Prudential? ICICI Prudential के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा संदीप बत्रा। आपको जानना चाहिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI, इन्होंने संदीप बत्रा को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ICICI Prudential का चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है और इस पोस्ट पर ये MS रामचंद्रन को सक्सीड करेंगे।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना एक जॉइंट वेंचर के तौर पर हुई थी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और लंदन बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग लिमिटेड के बीच में। अरुण बागची इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। Who is heading the इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू टैकल साइबर क्राइम्स? साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित अंतर मंत्रालयी समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? सही आंसर ऑप्शन डी है वीएसके कौमुदी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई है जिसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके अधिकारी शामिल हैं और इसलिए बनाई गई है क्योंकि इंडियंस के अगेंस्ट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कंबोडिया है, यहाँ से साइबर क्राइम्स जो हैं बढ़ रहे हैं। तो ये जो हाई पावर्ड कमेटी है इसको हेड कर रहे हैं वीएसके कौमुदी और ये जो है स्पेशल सेक्रेटरी हैं इंटरन सिक्योरिटी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बाकी ऑफिसर्स भी हैं इस कमेटी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज से हैं, बैंक से हैं, फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनीज से भी यहाँ पर मेंबर लिए गए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश कुमार हैं। आपको जानना चाहिए जो ये I4C है यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये एक विंग है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। और हमारे देश में अगर कोई साइबर क्राइम अटैक होता है, ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी यही है उसको टैकल करने के लिए। Who is the chairperson of the ad hoc administrative committee appointed by the Delhi High Court to oversee the operations of Equestrian Federation of India? Equestrian Federation of India के संचालन की देखरेख के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त तदर्थ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी है नाजमी वजीरी। आपको जानना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी अपॉइंट की है जैसे कि एक रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं और इसलिए की है कि जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया है EFI, तो उसका जो रोज़मर्रा के जो काज हैं, जो काम काज हैं, ठीक है, उनको देखेंगे क्योंकि यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हुआ था तो इसका बोर्ड भंग कर दिया गया था। तो फिलहाल ये जो एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई गई है ये इसके डेली कामकाज को देखेगी। तो ये जो कमेटी बनाई गई है इसका नेतृत्व कर रहे हैं नाजमी वजीरी, ठीक है, और इस कमेटी में फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी भी हैं, ऑब्जर्वर हैं इस कमेटी में, और एडवोकेट रोहिणी मूसा भी हैं मेंबर। विच न्यू प्लांट स्पीसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द एडमलायर फॉरेस्ट रेंज ऑफ केरल? केरल के एडमलायर वन क्षेत्र में किस नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है एम्ब्लिका चक्रवर्ती। आपको जानना चाहिए SRM कॉलेज मलयंकारा एर्नाकुलम, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और किंग फार यूनिवर्सिटी UAE, इनके जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने हाल ही में एक नई प्लांट स्पीसीज खोजी है जिसका नाम है एम्ब्लिका चक्रवर्ती। इसको कहाँ से खोजा है इन्होंने? एडमलायर फॉरेस्ट रेंज केरल से। और आपको बता दें ये गूसबेरी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका नाम तपस चक्रवर्ती के नाम पर रखा गया है जो कि फॉर्मर साइंटिस्ट हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। साथ ही में आपको ये जानना चाहिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी कैथोलिकेट कॉलेज इन पठामिता केरल, इन्होंने एक ओइडोक्लैडियम सायड्रिकम, ये एक न्यू एल्गी स्पीसीज है, इसको भी खोजा है कोलम डिस्ट्रिक्ट केरल से। Where will the control center for India's first research test bed to study Nor'westers be located? नॉर्वेस्टर्स के अध्ययन के लिए भारत के पहले अनुसंधान परीक्षण स्थल का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होगा? सही आंसर ऑप्शन डी है चंदबाली, उड़ीसा। देखिए, इंडिया फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड इस्टेब्लिश कर रहा है जिसके तहत जो सीवियर थंडरस्टॉर्म्स आते हैं जिन्हें नॉर्वेस्टर्स कहते हैं, इनकी स्टडी की जाएगी और ये प्राइमरली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को अफेक्ट करते हैं जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं, ठीक है। तो जो नई टेस्ट बेड फैसिलिटी जो इस्टेब्लिश की जा रही है वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के एरिया को कवर करेगी और जिसका कंट्रोल सेंटर होगा ये चंदबाली जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, लगभग 130 किलोमीटर ईस्ट भुवनेश्वर, यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इसके लिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, इन तीनों ही एजेंसीज ने कोलेबोरेशन किया है। द टेस्ट बेड एम्स टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड लीड टाइम ऑफ थंडरस्टॉर्म्स प्रेडिक्शंस एंड वार्निंग्स विच करंटली हैव 3 आवर लीड टाइम, ठीक है। जो थंडरस्टॉर्म प्रेडिक्शन आती है उसकी वार्निंग्स वगैरह देने के लिए जो है टाइम और एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी,
नॉर्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी सीवियर थंडरस्टॉर्म्स होते हैं जो कि प्री मानसून सीजन में आते हैं, यानी कि मार्च से मई के सीजन में आते हैं बांग्लादेश में और बिहार, झारखंड और उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल में। इन्हें काल बैसाखी भी कहते हैं भारत में, और असम में बॉडोई सिलास भी इनको बोलते हैं। What is the new tick size announced by NSE for stock valued up to ₹250 per share? NSE द्वारा 250 रुपये प्रति शेयर तक मूल्य वाले शेयरों के लिए घोषित नया टिक साइज क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है ₹0.01। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो है टिक साइज लोअर कर दिया है। ठीक है, टिक साइज यानी कि मिनिमम प्राइस मूवमेंट बाय विच स्टॉक प्राइसेस कैन चेंज। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं इसको क्या मतलब है। और ये टिक साइज किन स्टॉक्स के लिए लोअर किया है? जिनकी वैल्यू 250 रुपये पर शेयर तक है। ठीक है, अब जो करंट टिक साइज है स्टॉक्स का जो एनएससी पर ट्रेड किए जाते हैं वो 0.05 रुपीज़ है, या 5 पैसे आप कह सकते हैं। और अब एनएससी ने इसे रिड्यूस करके 1 पैसा कर दिया है, फिर ₹0.01 कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई स्टॉक है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है 100 रुपये पर शेयर चल रही है, तो उसमें जो नेक्स्ट चेंज आएगा, ठीक है, मान लीजिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो जो नेक्स्ट चेंज उसमें आएगा, तो अब तक क्या आता था? 5 पैसे का आता था। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होती थी? 100.05। ठीक है, ये होती थी नेक्स्ट वैल्यू। या फिर अगर वो घट रहा है तो 99.05 हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब जो उसका टिक साइज है वो रिड्यूस कर दिया है। कितना कर दिया है अब? 0.01 या फिर 1 पैसा। तो अगर 100 रुपये की वैल्यू है तो नेक्स्ट जो उसका जो नेक्स्ट वैल्यू जो उसकी आएगी, जिस हिसाब से वो बढ़ेगा, तो अब कितना बढ़ेगा? 100.01 रुपये से वो बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो उसकी वैल्यू की पहले कितनी होती? 100.05 नेक्स्ट चेंज जो उसमें आता। ठीक है, तो ये साइज उन्होंने 0 कर दिया है उन शेयरों के लिए जिनकी वैल्यू 250 रुपये पर शेयर तक है। आई होप आप इस चीज़ को समझिए होगी। इसी तरह से घटेगा तो 99.01 रुपये तक घटेगा, उसके बाद फिर और कम हो जाएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है घटने और बढ़ने की। What is the name of the mission under which the first batch of operational spy satellites were launched by SpaceX? पूछ रहे हैं कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत SpaceX द्वारा परिचालन जासूसी उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी है NROL 146। देखिए, अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी SpaceX, इन्होंने ऑपरेशन स्पाई सैटेलाइट्स का फर्स्ट बैच लॉन्च कर दिया है। इसी के द्वारा बनाई भी गई हैं ये, और ये सैटेलाइट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा है, ताकि कंट्री का जो स्पेस बेस्ड सर्विलेंस पावर है वो बढ़ सके। तो इस मिशन का नाम है NROL 146। इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, जो कि वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस साउथ कैलिफोर्निया USA से उड़ान भरा है। SpaceX ने नॉर्थरोप ग्रुमैन कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके साथ मिलकर इन सैटेलाइट्स को विकसित किया है। What is the expected bank credit growth in fiscal 25 according to क्राइसिल रेटिंग्स? क्राइसिल रेटिंग के अनुसार फिस्कल 25 में अपेक्षित बैंक ऋण वृद्धि क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 14%। देखिए, बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो रहने वाली है करंट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 25 में, ये 14% की रहने वाली है। आपको बता दें फिस्कल 23 में और 24 में, ठीक है, ये 16% रही थी, ऐसा क्राइसिल रेटिंग्स ने कहा है। द ग्रोथ इन फिस्कल 25 विल बी टेम्पर्ड बाय हाई बेस इफेक्ट, a revision in risk weights and a somewhat lower pace of expansion in gross domestic product. What is the base rate of newly launched Nifty EV and New Age Automotive Index? नए लॉन्च किए गए निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स की आधार तिथि क्या है, यानी कि जो बेस रेट है वो क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 2, 2018। आपको जाना चाहिए एनएससी इंडिसेस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इन्होंने निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स लॉन्च किया है ताकि वे कंपनियां जो ईवी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सके। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो भी कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए इंडेक्स लॉन्च किया गया। ये इंडिया का फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स है। इसकी बेस डेट है 2 अप्रैल 2018 और बेस वैल्यू है 1000। तो ये क्वेश्चन बेस वैल्यू के हिसाब से बन सकता है। बेस वैल्यू क्या है? 100 है, 50 है, 1000 है, 10,000 है, तो बेस वैल्यू 1000 है।
What percentage of stake does Coal India hold in its new subsidiary भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड? कोल इंडिया की अपनी नई सहायक कंपनी भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? सही आंसर ऑप्शन बी है 51%। आपको जानना चाहिए कि कोल इंडिया ने अपनी एक नई सब्सिडरी फर्म इनकॉर्पोरेट की है जिसका नाम है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो कोल इंडिया इसमें 51% स्टेक रखे हुए है, मेजोरिटी स्टेक इसके पास है, और रिमेनिंग 49% स्टेक है BHEL के पास। Which state recorded the highest unemployment rate among the 15 to 29 age group for the January to March quarter of 2024? 2024 की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए किस राज्य में 15 से 29 आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है केरल। आपको जानना चाहिए अगर हम 15 से 19 एज ग्रुप की बात करें और वो भी जनवरी से मार्च क्वार्टर 2024 में, तो केरल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है, वहीं लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा गया है दिल्ली में। ऐसा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा लॉन्च किए गए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में। इस सर्वे में 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, यहाँ पर भी काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने के लिए मिला है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम बात करें 15 से 29 एज ग्रुप में, ये 17% रहा है जनवरी से मार्च के पीरियड में, ठीक है, और जो प्रीवियस क्वार्टर है उससे 16.5% ज़्यादा रहा। और अगर हम 2023 में बात करें इसी पीरियड में जनवरी से मार्च में, तब 17.3% था। अगर हम फॉर ऑल एज ग्रुप बात करें 15 से 29 छोड़ दीजिए, सभी एज ग्रुप के लिए, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 6.5% था और एक साल पहले ये 6.8% था। 3 स्टेट्स एंड यूटीज में सिंगल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला, यानी कि यहाँ पर काफ़ी कम बेरोजगारी दर है, जैसे दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा हो गया। इसमें ये बताया गया है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर विमेन, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जम्मू एंड कश्मीर में 48.6%। ओवरऑल फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जनवरी से मार्च क्वार्टर में 22.7% रहा है, ठीक है, और 22.5% पिछले क्वार्टर में था और पिछले साल 22.9% था। दिल्ली में लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है महिलाओं के लिए और मेल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा केरल में है, वहीं लोवेस्ट मेल अनएम्प्लॉयमेंट दिल्ली में है, ठीक है। विमेन और मेन दोनों के लिए लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिल्ली में है। जो PLFS सर्वे है ये जॉबलेसनेस को ट्रैक करता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को ट्रैक करता है और वर्क पॉपुलेशन रेशियोज को ट्रैक करता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये करंट वीकली स्टेटस के हिसाब से होता है, जहाँ पर कि किसी पर्सन को अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है अगर उसे कम से कम 1 घंटे का भी कार्य एक हफ्ते में नहीं मिला है, जबकि वो कार्य के लिए अवेलेबल है, ठीक है, वो कार्य करना चाहता है पर उसको 1 हफ्ते में 1 घंटे का भी काम नहीं मिला है, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाता है। What is the theme for the first ever International Day of Play? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए कि पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 जून 2024 को, और टोटल 140 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया था। इसका थीम रहेगा इस साल प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मनाया जा रहा है। हु वॉन द फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मैक्स वर्स्टैपन। आपको जानना चाहिए कि मैक्स वर्स्टैपन ने कैनेडियन ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। वर्स्टैपन आप जानते हैं बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और फॉर्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेस करते हैं। इस सीजन या इस साल अगर हम देखें इन्होंने कौन कौन से ग्रां प्री जीते? एमिलिया रोमैग्ना जीता, चाइनीज़ GP जीता, जापानीज़ GP जीता, सऊदी अरेबियन GP जीता और बहरीन GP भी इन्होंने जीता है। हु डिड कार्लोस एल्कराज बीट टू विन हिज फर्स्ट फ्रेंच ओपन टाइटल? कार्लोस एल्कराज ने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के लिए किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। आपको जानना चाहिए कि 2024 का जो फ्रेंच ओपन है ये एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, इसे रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं। और अगर हम इसमें विजेता की बात करें तो स्पेन के कार्लोस एल्कराज, इन्होंने जर्मन प्लेयर अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया है। ओवरऑल इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है। वहीं अगर हम महिला वर्ग में बात करें तो पोलैंड की ईगा स्वियाटेक, इन्होंने इटली की जैस्मिन पाउलिनी को हराकर
अपना फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है। ये इनका 5th ग्रैंड स्लैम टाइटल है और तीसरा लगातार फ्रेंच ओपन टाइटल है। बाकी और विनर्स देख लेते हैं। मेंस डबल्स एल सल्वाडोर के मार्सेलो एरेवलो और क्रोएशिया के मैट पेविक ने जीता। विमेंस डबल्स यूनाइटेड स्टेट्स की कोको गॉफ और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा ने जीता है। वहीं मिक्स डबल्स जर्मनी के लौरा सिगमुंड और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसेलिन ने जीता है। हु वॉन नॉर्वे चेस 2024 इन ओपन सेक्शन? ओपन सेक्शन में नॉर्वे 17 2024 किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है मैग्नस कार्लसन। तो देखिए इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ये नॉर्वे चेस 2024 के ओपन सेक्शन में तीसरे नंबर पर आए हैं। ओपन सेक्शन ही आप कह सकते हैं कि जो मेल इवेंट है, ठीक है। और इस नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट को जीता है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के हैं ये, ठीक है, और अपने घर पर ये टाइटल इन्होंने जीता है। ये इनका 6ठा नॉर्वे चेस टाइटल है। दूसरे नंबर पर हिकारू नाकामुरा रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि प्रगनंदा ने इस टूर्नामेंट में कार्लसन को भी हराया और फेबियानो कारुआनो को भी हराया और डी लेरेन को भी हराया है, पर टाइटल नहीं जीत पाए, तीसरे नंबर पर रहे। वहीं अगर हम विमेंस कंपटीशन की बात करें तो चाइनीज़ प्लेयर जू वेंजू इन्होंने टाइटल जीता है। इंडिया की ग्रैंड मास्टर आर वैशाली चौथे नंबर पर रही और कोनेरू हम्पी 5th नंबर पर रही है। मीडिया बैरन चेरुकुरी रामोजी राव passed away at 87. Rao was honored with which prestigious award in 2016? मीडिया दिग्गज चेरुकुरी रामोजी राव का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। राव को 2016 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है पद्म विभूषण। आपको जानना चाहिए कि मीडिया में काफ़ी बड़ा नाम है इनका, चेरुकुरी रामोजी राव। इनका हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया। ये रामोजी ग्रुप के हेड थे। रामोजी ग्रुप वर्ल्ड की लार्जेस्ट फिल्म प्रोडक्शन फैसिलिटी रामोजी फिल्म सिटी की ओनर हैं। साथ ही जो ये रामोजी राव हैं ये इनाडू न्यूज़पेपर, ईटीवी नेटवर्क ऑफ टीवी चैनल्स, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ऊषा किरण मूवीज़, इन सभी के ओनर थे। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण जो कि भारत का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये भी प्रदान किया गया। इसके अलावा इन्होंने 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ जीते हैं, 5 नंदी अवार्ड्स जीते हैं और नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते हैं तेलुगु सिनेमा में अपने कार्य के लिए। 2 ऑब्ituaries और देख लेते हैं। अमेरिकन सॉन्ग राइटर रिचर्ड एम शेरमन जिन्होंने डिज्नी के काफ़ी सारे मोस्ट आइकॉनिक एंड मेमोरेबल सॉन्ग्स जिन्होंने लिखे हैं, इनका भी निधन हो गया 95 की एज में। वहीं इंडियन वर्टेब्रेट इकोलॉजिस्ट तमिलनाडु से आते हैं असीर जवाहर थॉमस जोन सिंह, इनका भी 78 की एज में निधन हो गया। विच कंट्री इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस? कौन सा देश हाल ही में लॉन्च किए गए बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस का हिस्सा नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। आपको जानना चाहिए कि अच्छा ये अगर आपको इस तरह के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो देख के पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता है तो भी आप कर सकते थे चाइना, क्योंकि देखो अगर ये तो एक जैसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स साथ साथ चलते हैं, इनकी ग्रुपिंग भी है, ठीक है। चाइना अलग है तो यहाँ पर आप चाइना को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो सऊदी अरब, माफ़ कीजिएगा, साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने मिलकर एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस को जो है लॉन्च किया है ताकि बायोफार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो सप्लाई चेन है वो सुदृढ़ हो सके। और इसकी पहली मीटिंग, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की पहली मीटिंग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में हुई है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के तहत। अच्छा, अब जो ड्रग सप्लाई शॉर्टेज हो गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, ठीक है, तो उस तरह की शॉर्टेज दोबारा न देखने के लिए इसलिए इस तरह की अलायंस लॉन्च की गई। Which restaurant in Mumbai ranked 78th in the world's 100 best restaurants list in 2024? 2024 में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट की सूची में मुंबई का कौन सा रेस्टोरेंट 78वें नंबर पर था? सही आंसर ऑप्शन सी है मॉस्क। आपको जाना चाहिए इंडिया से 2 रेस्टोरेंट वर्ल्ड्स 100 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट इन 2024 में अपनी जगह बना पाए हैं। एक तो मुंबई का है मॉस्क, ये 78 पोजीशन पर है। वहीं न्यू दिल्ली का इंडियन एसेंट ये 89th पोजीशन पर है, ठीक है। दोनों ही न्यू एंट्रेंट हैं इस लिस्ट में। इससे पहले दोनों ही रेस्टोरेंट एशिया के जो 50 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट है उसमें भी टॉप पर रह चुके हैं। बाकी आपको जानना चाहिए बार्सिलोना का दिस फ्रूटर, इसने टॉप किया है लिस्ट को, वर्ल्ड की 100 बेस्ट रेस्टोरेंट लिस्ट को जो है टॉप किया है इस बार्सिलोना के रेस्टोरेंट ने। वहीं त्रेसिन स्टूडियो
ये टॉप रेस्टोरेंट है मिडिल ईस्ट में। हु वॉज नेम द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024? EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है विलयन सुबिया। आपको जानना चाहिए कि विलयन सुबिया जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया TII और चेयरमैन है चोलामंडलम चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। मोनाको में एक सेरेमनी हुई है, अवार्ड सेरेमनी, वहाँ पर ये 4th विनर हैं इंडिया के। इंडिया से ये चौथे व्यक्ति हैं जिन्हें इस तरह का अवार्ड दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का। इससे पहले NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शाह भी अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। जो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है, इससे पहले अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड कहते थे। ये एनुअल अवार्ड प्रोग्राम है, अर्नस्ट एंड यंग द्वारा दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। Which two countries are ahead of the Netherlands as India's largest export destinations in 2023-24? 2023-24 में भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में कौन से दो देश नीदरलैंड से आगे हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरात्स। आपको जाना चाहिए नीदरलैंड्स इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है पूरे वर्ल्ड में 2023-24 की हम बात करें। इससे ऊपर केवल US और UAE ही हैं। साथ ही ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर भी है इंडिया का अगर हम यूरोप में बात करें, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, UK और बेल्जियम के बाद। नीदरलैंड्स में जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें 3.5% की वृद्धि देखने की मिली है। 2023-24 में जो हमारा एक्सपोर्ट है ये 22.36 बिलियन $, पहुंच चुका है, जबकि 2022-23 में ये 21.61 बिलियन $। था। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है 2022-23 में, उसमें नीदरलैंड का जो शेयर है वो 2.36% है। नीदरलैंड्स की बात करते हैं, कैपिटल्स की आम्स्टर्डम है ऑफिशियल कैपिटल, द हेग में यहाँ पर गवर्नमेंट की सीट है। करेंसी यूरो है और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर भी चलता है। विच ऑटोमेकर इज लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट? कौन सी वाहन निर्माता दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रही है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा वोल्वो कार्स। देखिए स्वीडिश ऑटोमेकर वोल्वो कार्स ये वर्ल्ड का फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है। तो इस पासपोर्ट के जरिए जो EX90 SUV है, तो इसके लिए जो भी कार्बन फुटप्रिंट है, रिसाइकल्ड कंटेंट है और कंपोनेंट्स का क्या ओरिजिन है, कहाँ से आ रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो सब जानकारी इस तरह के पासपोर्ट में रहेगी। ठीक है, इस पासपोर्ट को वोल्वो द्वारा बनाया गया है और ऑनर कौन है इस पासपोर्ट की? चाइना की गीली और UK फर्म सर्कुलर भी इसमें मिली हुई है। तो बैटरी पासपोर्ट मैंडेटरी रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो यूरोपियन यूनियन में बेचे जा रहे हैं फरवरी 2027 से। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा? बैटरी क्या कंपोजिशन है, जिसमें की मटेरियल क्या लगा है, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, रिसाइकल कंटेंट कितना है, ये सब। विच रियल मैड्रिड फॉरवर्ड वॉज नेम्ड द चैंपियंस लीग्स प्लेयर ऑफ द सीजन बाय UEFA? UEFA द्वारा रियल मैड्रिड किस फॉरवर्ड खिलाड़ी को चैंपियंस लीग के प्लेयर ऑफ द सीजन नामित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विनीसियस जूनियर। आपको जानना चाहिए कि रियल मैड्रिड फॉरवर्ड और ब्राज़ीलियन फुटबॉलर विनीसियस जूनियर इन्हें चैंपियंस लीग का प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया है UEFA की टेक्निकल ऑब्जर्वर पैनल द्वारा। वहीं रियल के जो मिडफील्डर हैं जूड बेलिंगम इन्हें बेस्ट यंग प्लेयर ऑफ द कंपटीशन चुना गया है। गोल ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है फेडरिको वेलवेर्डे को। व्हाट इज़ द टोटल प्राइज पर्स अनाउंस्ड बाय द व्हाट इज़ द टोटल प्राइज पर्स अनाउंस्ड बाय द ICC फॉर द 2024 T20 वर्ल्ड कप? 2024 T20 विश्व कप के लिए ICC द्वारा घोषित कुल पुरस्कार राशि कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 11.25 मिलियन $। आपको जानना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने जो ये 2024 T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए जो प्राइस अमाउंट है वो घोषित कर दी है। तो टोटल यहाँ पर 11.25 मिलियन $, का प्राइज मनी रहने वाला है। T20 वर्ल्ड कप की 9th एडिशन है। विनर्स को 2.45 मिलियन $, मिलेंगे यानी कि 20.3 करोड़ रुपए। जो रनर्स अप रहेगा उसको 1.28 मिलियन $, रहेंगे और जो सेमीफाइनल में हार जाएंगे उन्हें 7,87,500 $, मिलेंगे। आपको बता दें इस पूरे इवेंट में T20 वर्ल्ड कप में 55 मैच होने वाले हैं, 28 दिन तक चलेगा। 9 वेन्यूज़ रहेंगे वेस्ट इंडीज़ और USA को मिलाकर, मतलब वेस्ट इंडीज़ और USA में खेला जा रहा है ना, 9 वेन्यूज़ टोटल रहेंगे। और ये बिगेस्ट T20 वर्ल्ड कप है अब तक का, क्योंकि इसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं USA, कनाडा एंड युगांडा।
थोड़ी तबीयत मेरी जो है सही नहीं है, इसलिए ना जवान बार बार वो लड़खड़ा रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग भी। व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द आरबीआईज इनकम फॉर फिस्कल 24? फिस्कल 24 के लिए आरबीआई की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 17%। देखिए, आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो इनकम है फिस्कल 24 में 17% बढ़ी है और कितना पहुंच गया है 2,75,572.32 करोड़ रुपए। वहीं जो एक्सपेंडिचर है ये घटा है 56.3% से और कितना पहुंच गया है 64,694.33 करोड़ रुपए। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है इसका साइज भी बड़ा है, 7,02,946.97 करोड़ रुपए ये हो गया है। नहीं, माफ़ कीजिएगा, जो बैलेंस शीट है ना ये बढ़ी है 11% से, ठीक है। कितना इंक्रीज़ देखने मिला? 7,02,946.97 करोड़ का इंक्रीज़ देखने मिला है और टोटल बैलेंस शीट कितनी हो चुकी है 70,47,703.21 करोड़ रुपए, ठीक है। वहीं ये फिस्कल 23 में कितनी थी? 63 लाख के आसपास। अच्छा, इसका जो इंटरेस्ट से इनकम जो आती है वो भी 31.82% बढ़ी है और कितनी पहुंच गई 1.88 लाख करोड़ रुपीज़, जबकि 2022-23 में ये 1.43 लाख करोड़ रुपीज़ थी। अच्छा, 42,819.91 करोड़ रुपए के इसने प्रोविज़न रखा है और इसको कंटिजेंसी फंड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये फिस्कल 24 का जो प्रोविज़न है ये 67% लोअर है अगर हम फिस्कल 23 से कंपेयर करें, जब ये 1.31 लाख करोड़ रुपीज़ था। कंटिजेंसी फंड में क्या है ना, आरबीआई जो है एक पैसा अलग से रख देती है। मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए, ठीक है, अनफोर्सिन कंटिजेंसी ज़्यादा है, कोई दिक्कत आ जाए, मान लीजिए डिप्रिसिएशन होने लग जाए सिक्योरिटीज़ का, ठीक है, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन में कोई रिस्क वगैरह हो जाए, तो वहाँ पर फिर उस पैसे को यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए अलग से रख देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोविजनिंग। आरबीआई आप सभी जानते हैं कि अपना सरप्लस ट्रांसफ़र कर रहा है गवर्नमेंट को फिस्कल 24 में 2.11 लाख करोड़ रुपए, जबकि फिस्कल 23 में 87,000 के आसपास इन्होंने जो है किया था। तो कितना इंक्रीज़ देखने को मिला? 141.2% का इंक्रीज़ देखने को मिला है जो आरबीआई सरप्लस दे रहा है गवर्नमेंट को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिस्कल 24 में जो एसेट हैं आरबीआई के वो बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में राइज देखने को मिला है, गोल्ड लोन्स एंड एडवांसेस में जो है राइज देखने के लिए मिला है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 13.9%, गोल्ड में 18.26% और लोन्स एंड एडवांसेस में 30.05% का राइज देखने के लिए मिला है। अच्छा, आरबीआई के जो टोटल एसेट्स हैं, ठीक है, जो आरबीआई का डोमेस्टिक एसेट है वो तो है 23.31%, जबकि जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका गोल्ड आता है, ठीक है, और गोल्ड डिपॉजिट, गोल्ड जो भारत में रखा हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सभी 76.69% है टोटल एसेट्स का। मार्च 31, 2024 तक की हम बात कर रहे हैं। अगर हम लाइबिलिटी साइड में देखें तो बैलेंस शीट एक्सपेंशन किस लिए हुई है? क्योंकि नोट्स जो इशू किए गए उसमें इंक्रीज़ देखने मिला है, डिपॉजिट में इंक्रीज़ देखने मिला है और भी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। वेयर डिड नरेंद्र मोदी टेक ओथ फॉर द थर्ड स्टेट टर्म एज प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कहाँ ली? सही आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। देखिए, प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट नरेंद्र मोदी, इन्होंने राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में 9 जून को जो है शपथ ली है अपने पद की और लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। बस इस बार कोलिजन की गवर्नमेंट है, इससे पहले जो 2 टर्म में रहे हैं वहाँ पर अपने बलबूते पर थी ये सरकार। और इसी के साथ जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी 3 बार बने थे, 1952 में, 1957 में, 1962 में, तो उनका भी जो है रिकॉर्ड इन्होंने उनके बराबर आ गए हैं मोदी। इसी के साथ जो 17th लोकसभा सेशन है वो ख़त्म हो चुका है और अब 18th लोकसभा शुरू हो चुकी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जितने भी 72 कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं इन सबको शपथ दिलाई। जो न्यू कोलिशन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी के अलावा, इसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। साउथ एशियन लीडर्स भी इसमें मौजूद रहे, मालदीव्स के प्रेसिडेंट भी रहे, श्रीलंका से भी रहे, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, इसने 240 सीट्स जीती है इस बार, 32 सीट्स कम है मेजोरिटी के आंकड़े से, ठीक है। और पर जो एनडीए है वो 272 का जो मेजोरिटी मार्क है उसको पार कर चुका है। एनडीए ने 293 सीट जीती हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक जो ओपोजिशन का इसमें 233 सीट्स जीती हैं।
अच्छा, अब अपना कार्यकाल अब शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल साइन की है वो पीएम किसान निधि की जो अमाउंट है उसको रिलीज़ किया है। 17th इंस्टॉलमेंट है ये पीएम किसान निधि के तहत 9.3 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। 20,000 करोड़ रुपये की इंस्टॉलमेंट रही है। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने जो अपनी मीटिंग की है उसमें 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, ये भी कैबिनेट की जो फर्स्ट मीटिंग है वहाँ पर फैसला लिया गया। प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। प्रेम सिंह तमांग पीएस गोले भी ने कहते हैं, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? इन्होंने हाल ही में शपथ ली है। सही आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। आपको जाना चाहिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लीडर प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने हैं लगातार दूसरी बार। हाल ही में इन्होंने शपथ भी ली है। आपको बता दें जो ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है इसने हाल ही में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं सिक्किम में 32 में से 31 सीट्स इसने जीती है। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। और आपको एक बात और बता दें कि सिक्किम को द्रेनजोंग भी कहते हैं। अगर हम इसका तिब्बतन नाम बताएं तो द्रेनजोंग है। ठीक है, इसका मतलब वैली ऑफ राइस होता है। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले जाए कि किस राज्य को वैली ऑफ राइस के नाम से जाना जाता है तो आंसर होगा सिक्किम। एसएससी ऐसे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हु इज़ द न्यू यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? नए केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मनसुख मांडविया। देखिए, मैंने अभी एक टेलीग्राम पर पोल भी चलाया था, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था। तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स ने इसका आंसर चिराग पासवान किया हुआ था, क्योंकि कई सारी वेबसाइट चिराग पासवान इसका आंसर दिखा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के भ्रम में नहीं रहना है। चिराग पासवान को ये खेल मंत्रालय नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी लीडर मनसुख मांडविया, इनको 2 मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो एनडीए कैबिनेट 3.0 बनी है इसमें। आपको बता दें इससे पहले पिछली टर्म में, यानी कि जो पिछली बार वाली सरकार थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है डिपार्टमेंट इनके पास थे। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके पास थी? अनुराग ठाकुर के पास। ठीक है, और जो ये दूसरी मिनिस्ट्री इन्हें मिली है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भूपेंद्र यादव के पास थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आपको बता दें जो मिस्टर मांडविया हैं, इन्होंने लोकसभा 2024 के इलेक्शंस पोरबंदर सीट गुजरात से जीता है। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल एट द हेलब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट? हेलबॉर्न नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुमित नागल। देखिए, सुमित नागल इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो टेनिस कंपटीशन होने वाला है उसमें अपनी जगह पक्की कर ली है। हाल ही में इन्होंने हेलिब्रॉन जर्मनी में आयोजित एटीपी चैलेंजर मेंस टाइटल जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया है अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को, जो कि स्विट्ज़रलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। आपको जानना चाहिए कि ये वाला जो एटीपी चैलेंजर है, ये इनका 6th एटीपी चैलेंजर है जो सुमित नागल ने जीता है। इससे पहले ये चेन्नई ओपन इन्होंने हाल ही में जीता था इस साल की शुरुआत में। हु इज़ द फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर फ्रॉम इंडिया टू विन अ बाउट एट द यूएफसी? यूएफसी में मुकाबला जीतने वाले भारत के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा पूजा तोमर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है अभी। इंडिया की पूजा तोमर, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये फर्स्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बन गई है हमारे देश से, जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी में एक बाउट जीती है। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया है यूएफसी लुइसविल यूएसए में जो ये हुआ है कंपटीशन, और ब्राज़ील की रैन डोस सेंटोस को इन्होंने हराया है 52 केजी डिवीज़न में। 30 साल की पूजा, इन्हें साइक्लोन भी बोलते हैं और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से ये आती हैं। इन विच इवेंट डिड सरबजोत सिंह विन द गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024? सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप 2024 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। आपको जानना चाहिए इंडियन शूटर सरबजोत सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ISF वर्ल्ड कप 2024 म्यूनिक जर्मनी में जो आयोजित हुआ।
साथी इंडियन शूटर सिफ्ट कौर सामरा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में। इसी के साथ भारत ने इस टूर्नामेंट में केवल 2 मेडल जीते हैं। द नागी एंड नाक्टी बर्ड सेंचुरीज फ्रॉम विच स्टेट आर नाउ एडेड टू द रामसर लिस्ट। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को अब रामसर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए बिहार है। आपको जाना चाहिए बिहार के 2 वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन या रामसर लिस्ट में जोड़ दिया गया है। इसी के साथ हमारे देश में टोटल रामसर साइट्स की संख्या 82 हो गई है। तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आती हैं दोनों ही सेंचुरीज, एक तो है नागी, दूसरी है नकटी बर्ड सेंचुरीज। तो इनको रामसर लिस्ट में जोड़ा गया है। रामसर साइट आप सभी जानते हैं, इसे द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोला जाता है। रामसर एक जगह है ईरान में, तो वहाँ पर ये ट्रीटी हुई थी यूनेस्को के तहत 2 फरवरी 1971 में। Who has become the first person to spend 1000 days in space? अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ओलेग कोनोनेंको। देखिए 59 ईयर ओल्ड रशियन कॉस्मोनॉट, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन बिता दिए हैं। इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, तो 4 जून को उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। अब तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 5 जर्नी कर चुके हैं 2008 से लेकर अगर अभी तक हम देखें तो। फिलहाल जो ये 1000 डेज इन्होंने पूरे किए हैं ये 15 सितंबर 2023 से काउंट किए जा रहे हैं। और एक और एस्ट्रोनॉट इनके साथ रहे हैं, 2 रहे हैं। एक तो नासा के एस्ट्रोनॉट लोरल ओहारा और दूसरे हैं निकोलाई चू, तो ये भी इनके साथ हैं। और अब बता दें, अगर ये जो मिस्टर ओलेग हैं, ठीक है, इनका मिशन 23 सितंबर 2024 को एंड हो रहा है और इस तरह से टोटल 1110 डेज जो है बिता देंगे। अच्छा, हाल ही में इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, ये जो है तीसरी बार स्पेस में गई हैं और अब की बार ये फर्स्ट मेंबर बन गई हैं बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाने वाली। ठीक है, सुनीता विलियम्स। और इनके साथ एक और व्यक्ति रहे, बज विल्मोर। विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट स्टार्टअप्स ब्रांच इन चेन्नई। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने चेन्नई में अपनी पहली स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी फर्स्ट स्टार्टअप्स ब्रांच को इनोग्रेट किया है चेन्नई, तमिलनाडु में। द ब्रांच ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द स्टार्टअप्स। अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। MD एंड CEO अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विद। What decision did the Monetary Policy Committee MPC of the Reserve Bank of India RBI make regarding the repo rate in June? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून में रेपो रेट को लेकर क्या फैसला लिया? ऑप्शंस हैं, इंक्रीज्ड इट बाय या इंक्रीज टू 7%, डिक्रीज्ड इट टू 6%, रिड्यूस्ड इट टू 5.5% या फिर कैप्ट इट अनचेंज्ड एट 6.5%। तो सही आंसर हमारा यही है डी, कैप्ट इट अनचेंज्ड एट 6.5%। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है MPC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, हाल ही में इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने 4-2 के फैसले से 4-2 की मेजोरिटी से ये फैसला लिया है कि रेपो रेट हम अनचेंज रखें 6.5% पर। यानी कि 4 लोग तो जो है अनचेंज्ड के पक्ष में थे, 2 लोग चाहते थे इसको चेंज करना। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कौन थे। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट्स 6.25% ही रहेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 6.75% ही रहेगा। आपको बता दें लगातार 8वीं बार है जब पॉलिसी रेट को अनचेंज्ड रखा गया है ताकि हाई इन्फ्लेशन से जो है बचा जा सके। लास्ट टाइम जब रेपो रेट हाइक की गई थी तब फरवरी 2023 में की गई थी। उसके बाद से जब ये बाई मंथली पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, सेम रखा गया है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इन्होंने GDP ग्रोथ फोरकास्ट जो है 2024-25 के लिए इसको अपवर्ड कर दिया है। पहले 7% बताया था GDP फोरकास्ट और अब 7.2% बताया है। फर्स्ट क्वार्टर में 7.3% रहेगी, सेकंड क्वार्टर में 7.2%, थर्ड क्वार्टर में 7.3% और फोर्थ क्वार्टर में 7.2%। साथ ही इसने कहा है कि हम अकोमोडेशन जो है उसको विड्रॉल कर रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया है अकोमोडेशन होता है, विड्रॉल होता है, अकोमोडेशन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसी पर ही बने हुए हैं कि हम जो है अकोमोडेशन से जो है विड्रॉ करते हैं।
इन्फ्लेशन के लिए होता है, इन्फ्लेशन ताकि ज़्यादा ना बढ़े। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 4-2 से फैसला लिया गया है। तो जो एक तो शक्तिकांत दास हैं और शशांक भिदे, राजीव रंजन और माइकल देवव्रत पात्रा, तो इन्होंने तो ये वोट किया था कि अनचेंज रखते हैं 6.5% पर। और जो 2 मेंबर हैं असीमा गोयल और जयंत आर वर्मा, इन्होंने कहा था कि जो रेपो रेट है इसको 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी किनकी थी? ऊपर वालों की, जिन्होंने अनचेंज रखने के लिए कहा था, इसलिए वही फैसला लिया गया है। सीपीआई इन्फ्लेशन इन्होंने बताया कि 4.5% रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में 4.9%, सेकंड क्वार्टर में 3.8%, थर्ड क्वार्टर में 4.6%, फोर्थ क्वार्टर में 4.5%। नेक्स्ट मीटिंग जो होगी एमपीसी की, ये 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में होगी। ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने आपको बताई है ना, जब भी आपका एग्जाम होगा ना, आप बैंकिंग का, ठीक है, आरआरबी, पीओ या क्लर्क का जो भी होगा, तो उसमें इस तरह की चीज़ पूछ लेते हैं। तो तब जब कोई अगर मीटिंग हुई होगी, ठीक है, तो उसमें याद रखना कि अगली मीटिंग एमपीसी की कब होगी, ठीक है, 6 से 8 अगस्त के बीच में होगी, ठीक है। तो अब जब ये 6 से 8 अगस्त में जब ये मीटिंग होगी आरबीआई की, ठीक है, तो उस वक्त भी निकल के आएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, तो वो आप याद रखिएगा। हु टू ओवर द एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, कमल किशोर सोन। कमल किशोर सोन, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है डायरेक्टर जनरल का एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आती है। फिलहाल ये एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल हैं लेबर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। आपको बताया जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये वन ऑफ द 2 मेन स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी बॉडीज़ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है, ठीक है। तो एक तो ये है, और दूसरी कौन सी है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO। अच्छा, जो ये ESIC है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ESI एक्ट 1948 के तहत। What is the required minimum net worth for applicants to be recognized as self-regulatory organizations in the fintech sector within a year? 1 वर्ष के भीतर फिनटेक क्षेत्र में स्वनियामक संगठनों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 2 करोड़ रुपीस। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ फाइनल फ्रेमवर्क रिलीज किए हैं, जिसके तहत जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फिनटेक सेक्टर के लिए। देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ ओरल रूप से कि क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। देखिए, आरबीआई क्या कह रहा है ना कि कोई जो है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है तो आवेदन कर सकता है, ठीक है, अगर फिनटेक सेक्टर में वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है। सेल्फ रेगुलेटरी मतलब खुद से रेगुलेट करेगा जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको, ठीक है। तो आरबीआई ने कुछ फ्रेमवर्क जारी किए हैं कि यदि कोई, मान लीजिए बहुत सारे घटक दल हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम सदस्य लेंगे और एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और जैसे फिनटेक कंपनीज़ हैं उनको हम रेगुलेट करेंगे। तो उसी के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। और ये जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, ये फिनटेक कंपनीज़ और आरबीआई के बीच में एक जो है कम्युनिकेटर का कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिनटेक कंपनीज़ के लिए, तो इसमें जो है एनबीएफसी से भी मेंबर हो सकते हैं, बैंक से भी मेंबर्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए 3-4 गेमिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो गेमिंग कंपनीज़ के लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और ख़ुद से उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की जो है सोची है कि हम लोग इसको रेगुलेट करेंगे, गेमिंग सेक्टर को, ठीक है। इसी तरह से जो ये सब फिनटेक कंपनीज़ हैं इनके रेगुलेशन बनेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी। यहाँ लिखा भी है, देखिए, जो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री प्लेयर्स एंड द रेगुलेटर। तो ये स्टैंडर्ड सेट करेगा कि जो इंडस्ट्रीज़ है किस तरह से चलनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, वो सब। तो इसमें बताया है कि कोई भी जो भी एप्लीकेंट्स जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है, उसे जब हम लोग अप्रूवल दे देंगे तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी जो नेटवर्थ है वो 2 करोड़ होनी चाहिए, और वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए, और जो उस रेगुलेटर बॉडी है उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसमें जो है 10% से ज़्यादा किसी भी एंटिटी का शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये है इस पूरे का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे। What was the All India Consumer Price Index for Industrial Workers CPI IW for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए
औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन सी है 139.4। देखिए लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, इन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़े जारी किए हैं और इसमें जो है 317 मार्केट्स से जो है रिटेल प्राइसेस कलेक्ट किए जाते हैं, तब इसको बनाया जाता है। तो फरवरी 2024 के लिए जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स रहा ये 139.2 रहा, मार्च के लिए 138.9 रहा, अप्रैल के लिए 139.4 रहा है। बाकी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो रहा फरवरी 2024 के लिए ये 4.90% रहा है, मार्च के लिए 4.20% रहा है और अप्रैल के लिए 3.87% रहा है। What was the All India Consumer Price Index for Agricultural Laborers for April 2024? अप्रैल 2024 के लिए कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था? सही आंसर ऑप्शन बी है 1263। देखिए लेबर ब्यूरो फिर से वही जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है, इन्होंने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स एंड रूरल लेबर्स इन दोनों के लिए ही जारी किए हैं। और आपको बता दें मार्च के लिए जो एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए ये इंडेक्स रहा ये 1259 रहा और रूरल लेबरर्स के लिए 1270 रहा है। अप्रैल में 1263 और 1275 रहा। When is the World Accreditation Day celebrated? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है जून 9। देखिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया है 9 जून को और थीम रहा एक्रीडेशन एम्पावरिंग टुमारो एंड शेपिंग द फ्यूचर। एक्रीडेशन तो आप समझ रहे होंगे जैसे मान्यता वगैरह देते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ये महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना ईयर याद रखिएगा। और हमारे देश में जो थर्ड पार्टी नेशनल एक्रीडेशन सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करने की जो जिम्मेदारी है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ही है। According to Moody's ratings, how much investment will India need to meet its target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030? मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत को 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने निवेश की आवश्यकता होगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 385 बिलियन यूएस डॉलर। देखिए इसमें ये मूडीज रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने बताया है कि यदि भारत 2030 तक अपना 500 गीगावाट्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसे पूरा करना चाहता है तो भारत को 385 बिलियन यूएस डॉलर की ज़रूरत होगी। और अगले डिकेड तक भी, अगले दशक तक भी जो मेन सोर्स रहेगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो कोल ही रहने वाला है। आप सभी जानते हैं इंडिया एक मेजर ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, ठीक है, और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमें 5 गीगावाट हर साल जनरेट करनी होगी अगर हम 500 गीगावाट का टारगेट अचीव करना चाहते हैं। 2022 में जो हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का वो हम मिस कर चुके हैं। हालांकि इसने कहा है कि एनुअल अगर हम 44 गीगावाट भी ऐड करें तब भी हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। Which university gained the top spot in India in the latest QS World University Ranking? नवीनतम QS World University Ranking में भारत में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी है IIT बॉम्बे। देखिए लेटेस्ट एडिशन जो है QS World University Rankings का, इसमें जो टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 61% यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इम्प्रूव हुई है और IIT बॉम्बे इसमें टॉप पर है अगर हम भारत की बात करें। अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जिसे कहते हैं ये बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड है और 13वीं दफ़ा ये जो है पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर UK का इंपीरियल कॉलेज लंदन है, उसके बाद तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जॉइंटली तीसरे नंबर पर रखे गए हैं। एशिया से अगर हम बात करें तो 9th नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आता है ओवरऑल। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है इसकी ग्लोबली अगर हम देखें रैंकिंग तो 118 ही है, जबकि 2024 में 149 थी, तो 31 रैंक ये ऊपर बढ़ा है। IIT बॉम्बे के बाद फिर IIT दिल्ली आता है, फिर IISc बेंगलुरु आता है, ठीक है। इन दोनों की भारत में रैंक दूसरी और तीसरी है। IIT दिल्ली जो है 47 रैंक ऊपर चढ़ा है, 197 से अब 150वें पर आ गया है। वहीं IISc बेंगलुरु 225वीं रैंक से 211 पर आ गया है, तो 14 रैंक की छलांग इसने लगाई है। IIT इंदौर इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, तो 454 इसकी रैंक थी, अब ये 477 पर पहुंच गया। इस साल सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नई एंट्री है टॉप 20 में और 441 से 450
की रैंक वाला जो ब्रैकेट है उसमें इसे शामिल किया गया है। मतलब भारत में तो ये 16 रैंक है, बाकी ओवरऑल 641 से 650 वाले ब्रैकेट में है। अच्छा, ये जो एडिशन रहा इसमें भारत से जो 46 यूनिवर्सिटीज़ थी, इसी के साथ जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 7th मोस्ट रिप्रेजेंटेड रहा है इस रैंकिंग में। एशिया में 3rd पोजीशन पर रहा है और केवल जापान और चाइना ही जो है भारत से आगे हैं अगर हम एशिया में बात करें। यानी कि हायर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा किस देश की रिप्रेजेंट की गई, तो सबसे ज़्यादा चाइना से 71 यूनिवर्सिटीज़, दूसरे नंबर पर जापान 49 यूनिवर्सिटीज़ और तीसरे नंबर पर भारत 46 यूनिवर्सिटीज़। मोहन चरण मांझी sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? मोहन चरण मांझी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उड़ीसा। आपको जानना चाहिए बीजेपी के मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे और ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर उड़ीसा में बना है, क्योंकि पिछले 24 साल से अगर हम देखें तो नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल यहाँ पर राज कर रही थी उड़ीसा में, ठीक है। और मांझी की अगर हम बात करें, ये 4 टाइम एमएलए हैं क्योंझर असेंबली सीट से। बीजेपी एमएलएस प्रवती परिदा और केवी सिंह देव ये 2 नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर जो उड़ीसा में असेंबली इलेक्शंस हुए लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ, तो 147 मेंबर्स की असेंबली है, इसमें 78 सीट्स बीजेपी ने जीती है, वहीं 51 सीट्स बीजेडी ने जीती है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 2024? 2024 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2002 में ये डे इस्टेब्लिश किया गया था। आपको जानना चाहिए कि 2024 में इस डे का थीम रहेगा लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इन 2024? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, 10 years ऑफ IAAD अ डेकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। आपको जानना चाहिए कि 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा 10 years ऑफ IAAD यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे अ डेकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। आपको जानना चाहिए जो ये एल्बिनिज्म होता है ये एक रेयर नॉन कंटेजियस पर जेनेटिकली इनहेरिटेड एक विकार होता है जो कि बर्थ के टाइम पर होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा हेयर है, स्किन है, आइज़ है, तो इसमें एक जो पिगमेंटेशन होता है मेलानिन, इसकी कमी होती है। उससे क्या होता है, जो पर्सन है जिसमें ये विकार है वो सन या फिर ब्राइट लाइट के सामने जो है थोड़ा वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड हो जाता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। और ये जो मेलानिन की एब्सेंस होता है इसके लिए कोई भी क्योर नहीं है अभी बना हुआ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन इंडिया? भारत में अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उपेंद्र द्विवेदी। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है। 30 जून 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज सी पांडे ये जो है 30 जून 2024 को जो है रिटायर हो रहे हैं। आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल 46th वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यरत हैं। बाकी आप जानते हैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती हैं या होते हैं इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और इंडियन आर्मी के अगर हम प्रोफेशनल हेड की बात करें तो उन्हें बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इंडियन आर्मी का मोटा है सेवा परमो धर्मा यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। Which Indian Navy ship arrived at Yokosuka, Japan to participate in the 8th edition of Japan-India Maritime Exercise (JMEX)? जापान भारत समुद्री अभ्यास के 8वें संस्करण में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसेना जहाज जापान के योकोसुका पहुंचा? सही आंसर ऑप्शन सी है, INS शिवालिक। आपको जाना चाहिए इंडियन नेवी की जो इंडियनियस स्टील्थ फ्रिगेट है INS शिवालिक, ये योकोसुका जापान पहुंच गया है। यहाँ पर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 में ये पार्टिसिपेट करेगा। ये 8th एडिशन होने वाला है इस जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी और इंडियन नेवी को इंडियन नवल शिप जो शिवालिक है
इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वहीं जो जापान की नेवी है उसको JS युगिरी, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर है, इसके द्वारा जो है प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जगत प्रकाश नड्डा। देखिए, जगत प्रकाश नड्डा या JP नड्डा ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है बनाए गए हैं, और इन्हीं के साथ जो इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स में, फैमिली वेलफेयर में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी बनाए गए हैं, ये है अनुप्रिया पटेल और जाधव प्रताप राव गणपत राव, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। साथ ही मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी जगत प्रकाश नड्डा को ही बनाया गया है। What is the name of the vice president of Malawi who was killed in the plane crash? विमान दुर्घटना में मारे गए मलावी के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सोलोस चिलेमा। देखिए, मलावी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सोलोस चिलेमा, इनका प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। और बाकी मलावी के बारे में आपको जानना चाहिए, इसे न्यासा लैंड बोलते थे पहले, और ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है लिलोंगवे और करेंसी है मालावियन क्वाचा। बाकी दो ऑब्ituaries और देख लेते हैं। पद्मश्री अवार्डी मगुनी चरण कोनर, जो कि जाने माने पपीटियर रहे हैं, इनकी भी हाल ही में जो है निधन हो गया है 88 की एज में, उड़ीसा के रहने वाले थे। अमोल काले, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के ऑनररी प्रेसिडेंट थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है न्यूयॉर्क में। Which country has recently been added by the UN to the global list of criminals committing crime against children? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इजराइल। आपको जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने इसराइल की जो मिलिट्री है इसे ग्लोबल लिस्ट ऑफ ऑफेंडर्स दैट हैव कमिटेड वायलेशंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इसमें ऐड किया है। हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ साथ। अच्छा, आपको जानना चाहिए 8 मंथ से जो ये गाजा में वॉर चल रहा है, इसमें लगभग 15,500 चिल्ड्रन अब तक मारे जा चुके हैं। और इसकी वॉर की शुरुआत कब हुई थी? जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला बोला था। 1200 लोग लगभग तभी मर गए थे और 250 लोगों को होस्टेज बना लिया गया था। बाकी आपको जानना चाहिए, जो इसराइल डिफेंस फोर्स है इसे तजाहल भी बोलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो इंडिया और आयरलैंड का मैच हुआ ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में, इसमें मैन इन ब्लू यानी कि इंडियन टीम के जो स्कीपर हैं रोहित शर्मा, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं और सबसे ज़्यादा है ये। इनके बाद फिर क्रिस गेल आते हैं 553, फिर शाहिद अफरीदी आते हैं 476 सिक्सेस। साथ ही सेकंड प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 4000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इनसे आगे केवल विराट कोहली हैं। और साथ ही T20 वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाने वाले भी ये दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, भारतीय बल्लेबाज। इनसे पहले कोहली हैं। साथ ही रोहित शर्मा इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन भी बन गए हैं। MS धोनी की जो विनिंग टैली है उससे आगे निकल चुके हैं। रोहित ने 55 T20s में 42 विन्स हासिल की हैं, वहीं MS धोनी ने 73 T20s में 41 विन्स हासिल की थी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बैंक क्लिनिक वेबसाइट? किस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक क्लिनिक वेबसाइट लॉन्च की? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन AIBEA। आपको जानना चाहिए, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने बैंक क्लिनिक नाम की एक वेबसाइट या इनिशिएटिव आप कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया है मुंबई महाराष्ट्र में, ताकि जो बैंक कस्टमर्स हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस है, ठीक है, उसको दूर किया जा सके, उसमें इन्हें असिस्ट किया जा सके। तो एक इनिशिएटिव है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन द्वारा, जिसके तहत यदि कोई कस्टमर है, उसकी कोई समस्या है, तो वो इस वेबसाइट पर अपनी प्रॉब्लम डाल सकता है। उसके बाद क्या होगा, बैंक क्लिनिक वाला आपको रिप्लाई करेंगे। बैंक क्लिनिक पर जो भी देख रहा है वो आपको रिप्लाई करेगा कि आप इसमें मैटर में क्या कर सकते हैं। आप ओम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं या फिर आप बैंक को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ये आपको बताएगा। ठीक है, आगे का क्या आपका प्लान रहना चाहिए ये बताएगा अगर आपको कोई दिक्कत हो गई है। लिखा है ना, अंडर दिस इनिशिएटिव कस्टमर्स कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स ऑन द बैंक क्लिनिक वेबसाइट एंड विद इन 5 वर्किंग डेज दे विल रिसीव अ रिप्लाई डिटेलिंग द अवेलेबल रेमेडीज एंड रेलेवेंट RBI गाइडलाइंस फॉर देयर स्पेसिफिक इशू।
आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, अगर आपकी कोई समस्या है बैंक से संबंधित, आप आगे क्या कर सकते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहती है इस बारे में, तो वो इस वेबसाइट पर पता चल जाएगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की बात करें, एक नेशनल ट्रेड यूनियन है जो कि बैंक एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारे भारत में। 20 अप्रैल 1946 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS टू एम्पावर द इनहेबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। किस ऑर्गेनाइजेशन ने तटीय क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी, रिलायंस फाउंडेशन। आपको जाना चाहिए रिलायंस फाउंडेशन और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके तहत जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एम्पावर किया जाएगा। जैसे मेरीन फिशर पर्सन है तो उनके लिए रिलायंस फाउंडेशन क्या कर सकती है, जो अलग अलग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें उनकी लैंग्वेज में ईजी तरीके से बता सकती है, या फिर जो महिला फिशरमैन है, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकती है या कुछ इस तरह के सामान प्रोवाइड करा सकती है जिससे कि उनकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाए, जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है वो आसान हो जाए। या कोई स्कीम है फिशिंग सेक्टर संबंधित सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बारे में बता सकते हैं। अडानी पोर्ट्स हैज़ साइंड अ 30-year कंसेशन पैक्ट टू ऑपरेट टर्मिनल एट दार एस सलाम पोर्ट इन विच कंट्री। अडानी पोर्ट्स ने किस देश में दार एस सलाम बंदरगाह पर टर्मिनल संचालित करने के लिए 30 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी, तंजानिया। आपको जाना चाहिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने कहा है कि हमारी जो होली ओन सब्सिडरी है अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स, इन्होंने 30 साल का एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत तंजानिया में स्थित दार ए सलाम पोर्ट पर जो कंटेनर टर्मिनल 2 है उसको हम ऑपरेट एंड मैनेज करेंगे। तंजानिया की बात करते हैं, कैपिटल डोडोमा है, करेंसी है तंजानियन शिलिंग। विच ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप द यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, FSSAI एंड अपेडा। आपको जाना चाहिए FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, इन्होंने मिलकर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो डेवलप किया है जो कि इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगोस को रिप्लेस करता है। जो इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है, ठीक है, जिसे रिप्लेस किया जा रहा है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से संबंधित है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। वहीं जो जैविक भारत है इसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो कि FSSAI से सर्टिफाइड है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग दो प्रोडक्ट हो जा रहे हैं, दो अलग अलग लोगो हो जा रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसलिए केवल एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो अब लॉन्च किया गया है FSSAI और अपेडा के द्वारा। Adani One and which private sector bank in collaboration with Visa launched India's first co-branded credit cards with airport linked benefits। Adani One और किस निजी क्षेत्र के बैंक ने वीज़ा के सहयोग से हवाई अड्डे से जुड़े लाभों के साथ भारत का पहला सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। आपको जाना चाहिए अडानी वन और ICICI बैंक, इन दोनों ने मिलकर इंडिया का फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया है जिसमें कि एयरपोर्ट से संबंधित बेनिफिट्स भी होते हैं, और ये कार्ड लॉन्च किया गया है वीज़ा के साथ मिलकर। दो वेरिएंट्स हैं इस कार्ड के, तो है अडानी वन ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और दूसरा है अडानी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। ICICI बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO संदीप बख्शी हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई है। Who is the chairperson of the reconstituted जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्गठित लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जस्टिस हिमा कोहली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और इस कमेटी की चेयरपर्सन रहेंगी जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, इस कमेटी में 12 मेंबर्स हैं अलग अलग फील्ड्स के, लीगल और लॉ यूनिवर्सिटीज से और जो भी अलग अलग फील्ड्स से आते हैं। इस पैनल में जस्टिस BV नागरत्ना भी है, एडिशनल रजिस्ट्रार सुगधा प्रीतम भी है, सीनियर एडवोकेट्स मीनाक्षी अरोड़ा और महालक्ष्मी पवानी भी हैं। In which country did the first ever human death caused by the H5N2 strain of avian influenza occur? एवियन इन्फ्लुएंजा के H5N2 स्ट्रेन के कारण पहली बार मानव मृत्यु किस देश में हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मैक्सिको। आपको जाना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है कि
एवियन इन्फ्लुएंजा का जो H5N2 स्ट्रेन है, इसके कारण फर्स्ट एवर ह्यूमन डेथ हुई है। तो जो विक्टिम है 59 ईयर ओल्ड रेजिडेंट है जो कि मैक्सिको के हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी जो है डेटोरेट होती गई, अप्रैल में उनका निधन भी हो गया। तो ये पहला ग्लोबली रिपोर्टेड लेबोरेटरी कंफर्म्ड ह्यूमन केस है इन्फ्लुएंजा ए H5N2 वायरस इन्फेक्शन का, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस है कि मैक्सिको में H5 वायरस इन्फेक्टिंग पर्सन पाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, जो पेशेंट है उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी कि वो पोल्ट्री वगैरह कभी गया हो या फिर एनिमल्स के साथ कुछ उसका कनेक्शन हो, ठीक है। एवियन इन्फ्लुएंजा की अगर बात करें, इसे बर्ड फ्लू भी कहते हैं, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि बर्ड्स को अफेक्ट करता है। हालांकि कुछ सर्टेन इसके सब टाइप्स भी होते हैं इस वायरस के जो ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और रेस्पिरेटरी इलनेस उससे हो जाती है। तो जो मोस्ट नोटेबल इसका सब टाइप है वो H5N1 होता है जो कि ह्यूमन इन्फेक्शंस के लिए और फैटिलिटीज़ के लिए पास्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल रह चुका है। पर ये H5N2 के कारण किसी व्यक्ति मृत्यु हुई है, ये पहली बार देखा गया है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में भी पास हो सकती है। बाकी सिम्टम्स जो होते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा के, वो जो रेगुलर फ्लू होते हैं उसकी तरह ही होते हैं, फीवर, कफ, शोर थ्रोट, मसल एक एंड सेवरल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। N. Chandrababu Naidu, who sworn in as the new Chief Minister of Andhra Pradesh, is the national president of which party? पूछना है कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले एन चंद्रबाबू नायडू किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, तेलुगु देशम पार्टी, TDP। आपको जानना चाहिए कि तेलुगु देशम पार्टी TDP के नेशनल प्रेसिडेंट नारा चंद्रबाबू नायडू या एन चंद्रबाबू नायडू ये 18th चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश के और दूसरी बार बने हैं, ठीक है। 18th तो ओवरऑल है और इंडिविजुअली कितनी बार, कौन सी बार बने हैं, दूसरी बार बने हैं। तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है 18 चीफ मिनिस्टर ऑफ रेसिडुअल आंध्र प्रदेश, यानी कि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तेलंगाना अलग बन गया, तो उसके बाद से दूसरी बार ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। अगर हम कंबाइंड आंध्र प्रदेश की बात करें, जब तेलंगाना इससे अलग नहीं हुआ था, तब अगर उसको काउंट करेंगे तब कहेंगे कि चौथी बार बने हैं, ठीक है। पर यहाँ पर रेसिडुअल लिखा है ना, रेसिडुअल आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना अलग होने के बाद दूसरी बार बने हैं, ठीक है। इन्हें इस पद की शपथ दिलाई है आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर ने। देखिए, सबसे पहली बार जो मिस्टर चंद्रबाबू नायडू हैं ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के CM बने थे 1995 में, ठीक है। और वहाँ पर इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स अपने पूरे किए थे। फिर 2014 में जब तेलंगाना अलग हो गया, तब आंध्र प्रदेश के ये CM बने और 2019 तक उस पोस्ट पर रहे, ठीक है। तो एक बार तो वो हो गया अगर हम तेलंगाना को हटने के बाद बात करें, और अब दूसरी बार ये है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो चौथी बार बन रहे हैं। अच्छा, इनकी जो अलायंस हुई थी आंध्र प्रदेश में TDP, BJP और जनसेना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। इन्होंने काफ़ी मजबूत विक्ट्री यहाँ पर हासिल की। आंध्र प्रदेश में जो असेंबली इलेक्शंस हुए, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए, तो 175 मेंबर की आंध्र प्रदेश असेंबली है। यहाँ पर TDP ने 135 सीट्स जीती हैं, जबकि इसकी जो एलाइज हैं जनसेना पार्टी, इसने 21 सीट्स, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीट्स जीती हैं। जो अपोजिशन है YSR कांग्रेस पार्टी, इसने 11 सीट्स जीती। When is the world ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, जून 14। आपको जाना चाहिए हर साल 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 2024 में इसका थीम रहेगा 20 years of celebrating giving thank you blood donors। हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, शिवराज सिंह चौहान। आपको जानना चाहिए कि सीनियर BJP लीडर शिवराज सिंह चौहान ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2020 से 2023 तक और उससे पहले 2005 से 2018 तक। आपको जानना चाहिए कि इन्होंने 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है ये विदिशा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ से लड़ा था। In which country will the FIH Hockey Men's Junior World Cup 2025 be organized? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 दिसंबर में जो होगा वो भारत में होगा और पहली बार ऐसा होगा जब इस वर्ल्ड कप में 24 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। जो लास्ट एडिशन हुआ था इस FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का 2023 में हुआ था मलेशिया में, जर्मनी द्वारा, तब वो टूर्नामेंट जीता गया था।
ऐसा नहीं कि भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है टूर्नामेंट को, इससे पहले भी भारत होस्ट कर चुका है 3 बार। 2013 में न्यू दिल्ली में किया, 2016 में लखनऊ में किया, 2021 में भुवनेश्वर में किया, और भारत ने 2001 और 2016 में ये टाइटल जीता भी है। Which countries have been elected as non-permanent members of the UN Security Council for a 2-year term beginning in 2025? 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस एंड पनामा। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, इन्हें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स के तौर पर इलेक्ट किया गया है 2 साल की टर्म के लिए। 2025 से इस टर्म की शुरुआत होगी। ये किन कंट्रीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड को, जिनका टर्म 31 दिसंबर को एंड हो जाएगा। तो 5 तो ये हो गई जो अब नई बनी है, ठीक है। 5 ऑलरेडी हैं, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरा लियोन और स्लोवेनिया, ठीक है। तो टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ये अब हो जाएंगे। आपको बता दें जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, आपके लिए जानना जरूरी है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 तो नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। 5 जो परमानेंट है इनके पास वीटो राइट्स होता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। अब जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और हर साल जून में जनरल असेंबली 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चुनती है। 2 साल का टर्म उनका होता है, और वोटिंग जो है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, और 2/3 मेजोरिटी जो है चाहिए होती है इलेक्ट होने के लिए। विच कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़ द फर्स्ट टू अडॉप्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस टेक्नोलॉजी? दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक अपनाने वाला पहला देश है? सही आंसर ऑप्शन ए, पेरू है। आपको जानना चाहिए कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत पेरू में UPI लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डिप्लॉय किया जाएगा। और इसी के साथ पेरू फर्स्ट कंट्री बन गया है साउथ अमेरिका में जहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी। NPCI इंटरनेशनल के CEO रितेश शुक्ला है। पेरू की बात करते हैं, कैपिटल लीमा है, करेंसी सोल है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद हिंदी साहित्य भारती अवार्ड? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कृष्णा प्रकाश। आपको जानना चाहिए कृष्णा प्रकाश जो कि मुंबई पुलिस की जो एलिट काउंटर टेररिज्म यूनिट है फोर्स 1, इसके हेड है। इन्हें हिंदी साहित्य भारती अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें 2 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी इन्होंने हाल ही में प्राप्त किया है जब इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स थ्रू पोस्ट कार्ड लॉर्ड राम को भेजे हैं। Which space telescope discovered the earliest known galaxy GS-J14-0? किस स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में GS-J14-0 आकाशगंगा की खोज की? सही आंसर ऑप्शन डी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आपको जानना चाहिए कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी, इसका नाम GS-J14-0 है, इसको स्पॉट किया है। आप सभी जानते हैं जो बिग बैंग इवेंट है, ठीक है, जिसके वजह से हमारी यूनिवर्स की जो है स्टार्टिंग हुई 13.8 बिलियन एगो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो 290 मिलियन ईयर्स पुरानी जो है ये गैलेक्सी है, और ये मोस्ट एंशिएंट गैलेक्सी है जो अब तक ऑब्जर्व की गई है। जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ना, वो इन गैलेक्सीज की डिस्टेंस रेडशिफ्ट वैल्यू की द्वारा निकालते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करें, इसे वेब या JWST बोलते हैं। ये एक स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा दिसंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। विच सिटी होस्टेड द 3rd इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस? तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस की मेजबानी किस शहर ने की? सही आंसर ऑप्शन सी, देहरादून है। आपको जानना चाहिए कि 3rd इंडियन एनालिटिक कांग्रेस को इनोग्रेट किया गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में। 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रही, ऑर्गेनाइज किया गया CSIR IIP और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिक साइंटिस्ट के द्वारा। इस समिट का थीम रहा रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशंस। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंजाब नेशनल बैंक।
आपको जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो both the institutions will collaborate to fund the infrastructure projects wherein the parties can mutually participate under consortium multiple lending arrangements to provide financial support to the prospective borrowers subject to due diligence and on a case to case basis। तो जो भी पार्टीज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें फंड की आवश्यकता है तो वहाँ पर फंड दिलाएगी पंजाब नेशनल बैंक। एमडी एंड सीईओ पीएनबी के अतुल कुमार गोयल हैं। आईआईएफसीएल के एमडी पद्मनाभन राजा जयशंकर हैं। पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए कि जो पंजाब नेशनल बैंक का जो बोर्ड है इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि हम जो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस है इसमें 10% शेयर होल्डिंग अपनी डाइवेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल पीएनबी के 23% स्टेक हैं कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में। विच फिनटेक फर्म हैज़ पार्टनर्ड विद राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी टू इनेबल यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स? किस फिनटेक फर्म ने यूपीआई आधारित भुगतान को सक्षम करने के लिए राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी फ़ोनपे। देखिए फिनटेक फर्म फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म पिकमी के साथ जिसके तहत यूपीआई बेस्ड पेमेंट्स इंडियन ट्रैवल्स के लिए जो है एक्टिव किया जाएगा श्रीलंका में। लास्ट में हमने देखा था कि फ़ोनपे ने पार्टनरशिप की है लंका पे के साथ ताकि श्रीलंका में जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट की जा सके। फ़ोनपे की बात करते हैं। सीईओ समीर निगम है, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। विच कंपनी अपॉइंटेड समीर बंसल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव? किस कंपनी ने समीर बंसल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरर पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस इन्होंने समीर बंसल को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इस पोस्ट पर ये आशीष श्रीवास्तव को सक्सीड कर रहे हैं। देखिए जो पीएनबी मेटलाइफ है इसमें कई शेयर होल्डर्स हैं। मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स है, पंजाब नेशनल बैंक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, एम्पारोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है और भी अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं। लेकिन जो एमआईएचएल है और पीएनबी मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है। विच बैंक हैज़ साइंड अ को लैंडिंग पैक्ट विद अश्व फाइनेंस फॉर एमएसएमई लैंडिंग? किस बैंक ने एमएसएमई ऋण के लिए अश्व फाइनेंस के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक है। देखिए एचडीएफसी बैंक ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है अश्व फाइनेंस के साथ जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आविष्कार ग्रुप के तहत ये आती है। तो इस कोलैबोरेशन के तहत जो अश्व फाइनेंस है वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स 20 लाख रुपए तक के 20 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करा सकती है जो भी एलिजिबल एमएसएमईज हैं। ठीक है, और लोन का टेन्योर रहेगा 12 से 36 महीने का। को लैंडिंग समझ रहे हो आप? जैसे 100 रुपये का लोन देना है तो 80 रुपये बैंक ने दे दिए और 20 रुपये किसने दे दिए? एनबीएफसी ने। ठीक है, तो इस तरह से को लैंडिंग चलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर? किस ऑर्गेनाइजेशन को एशियन बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी सेबी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इसने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक दिया गया है एशियन बैंकर के द्वारा क्योंकि इसने सिक्योरिटी मार्केट्स में भारत के सिक्योरिटी मार्केट्स में कई तरह के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है लाए हैं। ये अवार्ड सेबी के जो होल टाइम मेंबर हैं कमलेश चंद्र वार्स ने इन्हें दिया गया है हांगकांग में इस सेरेमनी के दौरान। तो इसमें बताया गया है कि सेबी ने जो इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट है इसके ऊपर काफ़ी अच्छा कार्य किया है। 2021 में T+1 सेटलमेंट इसने इंट्रोड्यूस किया फेस्ड मैनर में और जनवरी 2023 से फुल इम्प्लीमेंट इसको किया है। सेबी की बात करते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर इसको दी गई 30 जनवरी 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन माधवीपुरी बूच है। हाउ मच अमाउंट विल एसबीआई रेज थ्रू डेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? चालू वित्त वर्ष में एसबीआई कर्ज के जरिए कितने रकम जुटाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए है $3 बिलियन। देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम करंट फाइनेंशियल ईयर में $3 बिलियन डेट के थ्रू रेज करने वाले हैं। ठीक है, ताकि इनका जो कैपिटल बेस है वो बढ़ सके क्योंकि लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। जनवरी में एसबीआई ने 15 बिलियन रुपीज़ रेज किए थे। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस तरह की खबर आ रही है 10,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाला, जिसमें 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी कैपिटल होगी।
विच कंपनी डेवलप्ड द न्यू अल्जाइमर ड्रग कॉल्ड डोनानेमब। पूछ रहे हैं कि इस कंपनी ने डोनानेमब नामक अल्जाइमर की नई दवा विकसित की। सही आंसर ऑप्शन सी है, एली लिली। देखिए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बिठाया, इसमें ब्रेन एंड अल्जाइमर के एक्सपर्ट्स रहे। उन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से वोट किया कि अल्जाइमर की जो नई ड्रग विकसित की गई है एली लिली द्वारा, इसका नाम डोनानेमब है। ठीक है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है और रिस्क से ज़्यादा इसके जो है फ़ायदे ज़्यादा है, बेनिफिट्स इसके ज़्यादा है। अब एजेंसी जो इस कमेटी की एडवाइस लेगी उसके बाद फिर इस ड्रग को अप्रूव करेगी। तो जो डोनानेमब है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि एमिलॉइड बीटा प्रोटीन्स जो ब्रेन में होते हैं उसको टारगेट करती है। इसी के कारण अल्जाइमर डिजीज़ जो है होती है। अल्जाइमर आप सभी जानते हैं डिमेंशिया का कारण बनती है, जो कि मेमोरी को, थिंकिंग को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। और जो ज़्यादा रिस्क होता है वो एज इंक्रीज़ के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, आप भूलने की बीमारी हो जाती है और कनेक्ट नहीं कर पाते माइंड में इवेंट्स को, तो इस तरह की बीमारी होती है अल्जाइमर। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, इन्हें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। फिलहाल हमारे इस कोर्स पर 10% ऑफ चल रहा है समर सेल के तहत। करना क्या है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है। जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको वहाँ पर दिखेगा, उसे आप बाय कर सकते हैं और पेमेंट के टाइम पर आप कूपन कोड लगाइएगा समर, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। बाकी प्ले स्टोर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप हमारी जो करंट अफेयर्स फंडा ऐप है उस पर रिव्यू ज़रूर पढ़िएगा। जो एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो अभी हमारे से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ आप पढ़ सकते हैं। आपको मालूम चल जाए किस तरह कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, कितना हेल्पफुल हमारा कंटेंट रहा है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।